हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू स्टडी स्मार्ट। ये हमारा जो आज का वीडियो है, ये नीट 2024 का जो हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें फिजिक्स का, ये आज लास्ट हमारा वीडियो है। इसके पहले के ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो बना करके आपको मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें से मैंने 1 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन आपके सामने मैंने डिस्कस किए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 50 तक। ठीक है, जिससे कि हमारा जो 2024 का जो फिजिक्स का पोर्शन है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इजीली यहाँ पे पूरा मैच कर लीजिए कि 1 से लेके 50 तक में जितने भी आपने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उनमें से आपके कितने राइट हैं कितने रॉन्ग हैं, या फिर आपको अगर यहाँ पे कोई मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो भी आप आराम से इसलिए दे सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग आगे आज बढ़ते हैं। आज देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है 41। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझ लेते हैं क्या क्या दिया है, उसके बाद फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ पे कह रहा है कि मेटेलिक बार ऑफ यंग मॉडुलस 0.5 इंटू 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं यंग मॉडुलस दिया है कि वाई, तो जो हमारा वाई दिया है वो दिया है 0.5 10 to the power 11, है ना, न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि अल्फा देखिए आपको दिया है, क्योंकि आप जानते हैं अल्फा बीटा गामा ये सब क्या है, ये आपकी थर्मल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट है। तो अल्फा आपका लीनियर है, तो यहाँ पे देखिए अल्फा की हमारी जो वैल्यू दी गई है वो है 10 to the power -5, और उसके बाद पर डिग्री सेल्सियस या फिर सेल्सियस की पावर -1। तो ये आपको अल्फा दिया है। उसके बाद फिर कह रहा है कि लेंथ 1 मीटर, यानी कि आपको जो भी मेटेलिक बार है, देखिए हमारा मेटेलिक बार की जो ओरिजिनल लेंथ है वो आपको दे दिया गया है एल, जो कि दिया है 1 मीटर का। और उसके अलावा आपको और क्या डेटा दिया है, कह रहा है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ए है वो आपको दिया है 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सभी चीज़ें ऐसा सिस्टम में आपको दिया हुआ है, अदरवाइज इसको कन्वर्ट करना पड़ता तो थोड़ा सा एक चीज़ हमारी बढ़ जाती। तो यहाँ पे इतना आपको दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए लास्ट क्या कह रहा है कि इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको क्या करना है, उस जो मेटेलिक बार है उसको 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना है, आपको हीट करना है। तो कंफर्म है, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेटेलिक बार है उसका देखिए टेम्परेचर में चेंज कितना किया आपने, 100 का किया। अब वो चाहे केल्विन में आप रखें चाहे डिग्री सेल्सियस में रखें, क्योंकि चेंज का तो वैल्यू सेम होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको जो डेल्टा टी आया या डेल्टा थीटा कह दीजिए जो भी है, ये आपको दिया है 100 का। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया हुआ है, तो ये आपको दे दिया है। अब आपसे ये कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग और बेंडिंग, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे चेंजेस आ रहा है वो विदाउट कहीं ना कहीं एक्सपेंडिंग और बेंडिंग हो रहा है। तब कह रहा है कि द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन इट, यानी कि आपको कहीं ना कहीं फोर्स निकालना है कि फोर्स भाई कितना आपका कंप्रेस, क्योंकि अगर आप उसका एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं तो पक्का उसको आपने कहीं ना कहीं कंप्रेस किया होगा। अब देखिए एक्चुअली में ये है क्या, कैसे इसको फोर्स निकालेंगे समझिए। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि हम यहाँ पे नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं कि मान लो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कंप्रेशन होता है। तो देखिए सॉरी, यहाँ पे एक्सपेंशन होता है। तो देखिए जितना हमारा एक्सपेंशन हो रहा है पहले वो निकाल लेते हैं, उसी एक्सपेंशन को कम करने के लिए या फिर हटाने के लिए हमने कितना फोर्स लगाएंगे वो आप इजिली निकाल लीजिए। देखिए क्या हुआ एक्चुअल में, अगर हम आपसे बात करें कंप्रेशन, अगर सॉरी यहाँ पे एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे। देखिए डेल्टा एल आप जानते हैं फॉर्मूला होता है थर्मल एक्सपेंशन का, कि एल अल्फा और डेल्टा टी। ठीक है, ये देखिए ये आप जानते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ते हैं चैप्टर जिसमें थर्मल एक्सपेंशन सीखते हैं, लीनियर एरियल और सुपर सॉरी वॉल्यूम, तो वहां पे आपको पता है कि जो डेल्टा एल होता है वो होता है एल अल्फा और डेल्टा टी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ से सबसे पहले आप निकालिए कि डेल्टा एल अपॉन एल, ये देखिए कितना आएगा, तो ये आएगा अल्फा और डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। अब देखिए आपको अल्फा कितना दिया है, आप इसकी वैल्यू को रख दीजिए। अल्फा आपको दिया है 10 to the power -5 का, और जो डेल्टा देखिए टी दिया वो आपको दिया 100 का। तो ये देखिए दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 10 to the power- 3 बन जाएंगे, है ना। तो यानी आप कह सकते हैं जो डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि कुल के स्ट्रेन कह सकते हैं, स्ट्रेन आपने निकाल लिया, वो आएगा 10 to the power -3, यहाँ पे आप निकाल लेंगे। अब देखिए जब आपने स्ट्रेन निकाल लिया, अब इजिली आपको पता है कि हम लोग जानते हैं कि यंग जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, तो यंग मॉडुलस वाई इक्वल टू आपका होता है स्ट्रेस, यानी कि एफ अपॉन ई, उसके बाद स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ अपॉन, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए एफ अपॉन ए भी ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू देखिए क्या निकाला आपने, 10 to the power -3 यहाँ पे आपने फाइंड किया है। तो जो हमारी वैल्यू है 10 to the power -3, इसको यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो इसके बाद हम देखिए अगली नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, वाई इक्वल टू, या यहाँ पे मैं देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं,
वो भी कोई इशू नहीं है, मैं आपको सारी यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। अदरवाइज कल फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है कि एफ इक्वल टू वाई, है ना, ए डेल्टा एल बाई एल, सिंपल सा है, आपको आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि y इक्वल टू क्या आएगा आपका, यहाँ पे f अपॉन में a और इंटू में 10⁻³ तो आपको फोर्स यहाँ पे निकालना, तो देखिए फोर्स कैसे निकालेंगे, तो f इक्वल टू वाई a और 10⁻, यहाँ पे 3 कर लिए, सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं हम लोग। तो देखिए y की वैल्यू क्या है, तो 0.5 10⁻11, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसकी वैल्यू की 0.5 और 10⁻11। अब देखिए एरिया कितना दिया हुआ है, तो एरिया आप देख सकते हैं हमको दिया है 10⁻³ तो यहाँ पे जो एरिया अपना है वो आपका है 10⁻³ और सिंपल से यहाँ देखेंगे 10⁻³ पहले से ही है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 10⁻6, जो कि आपको 11 से कम करेंगे तो 0.5 और 10⁻, देखिए क्या आएगा, ये आएगा 5, ठीक है। तो 11 में से हमने 6 कम किया तो ये 5 आएगा। अब देखिए हमारा जो आंसर आएगा वो देखिए समथिंग आ रहा है 0.5 10⁵ न्यूटन। अब इसको अपने ऑप्शन के हिसाब से देखिए आइए अरेंज कर लेते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन में हमको क्या दिया है, यहाँ पे पहला दिया 5 × 10⁻3, उसका 50 × 10⁻3, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा देखिए एक्चुअल में कितने जीरो आ रहे हैं। अगर यहाँ पे 5 की फॉर्म में हम लिखें तो देखिए 5 की फॉर्म में क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे 5 लिखेंगे और 10⁻4 आएगा, है ना, या तो इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे को अगर 10⁻3 में लिखेंगे तो 50 आएगा, तो ये 50 और 10⁻3 आ जाएगा। तो इतना हमारा आंसर आएगा कि हाँ, उसी को मैंने केवल अपने ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट किया कि फोर्स हमारा कितना आएगा, तो 50 10⁻3 न्यूटन। अब हमारा देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे राइट बैठेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है ये क्या है, ये पूरे तरीके से राइट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमको कहा गया कि ए शीट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे कह रहा है कि मान लो कि हमारे कोई शीट है, उसको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी कि ऐसा मान लीजिए कि हमारे कोई ये आपका ऑब्जेक्ट या इसको टेबल मान लीजिए, और इसको मतलब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कोई शीट को यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे देखिए प्लेस्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कह रहा है कि ए शीट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल। ऐसा मान लीजिए कि सामने कोई ना कोई एक मैग्नेटिक पोल रखा हुआ है, सपोज ये नॉर्थ पोल मैंने मान लिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स नीडेड टू, मतलब उसमें कह रहा है कि ए फोर्स की नीड पड़ेगी कैसे। पहला कह रहा है कि होल्ड द शीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक, ठीक है। मतलब ये हुआ कि सिंपल सी बात है, अगर आपका ये जो मटेरियल है यानी कि जो शीट है अगर ये मैग्नेटिक है तो पक्का है इस पे क्या होगा, मैग्नेट की वजह से भी एक फोर्स लगेगा। तो फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको पक्का यहाँ पे होगा ए फोर्स नीडेड टू होल्ड, यानी अगर आपको देखेंगे कि मैग्नेटिक होगी तो पक्का इस पे एक फोर्स लगेगी, तो इसको होल्ड करने के लिए क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज मान लेते हैं कि ये जो भी आपका है अगर इसके पास अट्रैक्ट होने लगी तो इसको होल्ड करना पड़ेगा, तो आपको इसके अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल का है तो इसको होल्ड यहीं पे रखने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, ये तो कंफर्म होगी, सॉरी ये जो आपका ए पार्ट हो तो आपका एकदम राइट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि होल्ड द शीट देयर इफ इट इज ए नॉन मैग्नेटिक। अब कह रहा है कि अगर ये नॉन मैग्नेटिक है तो भी इस पे फोर्स लगेगा, तो देखिए बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर ये नॉन मैग्नेटिक है तो इस पे कोई भी यहाँ पे फोर्स लगेगा नहीं, तो इसको यहाँ पे हम होल्ड भी नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि होल्ड करेगी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के हमारा जो ऑप्शन, सॉरी ये जो हमारा बी है ये हमारा कहीं ना कहीं गलत है। दूसरा कह रहा है कि मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप उसी शीट को क्या करेंगे, मूव कराएंगे अवे फ्रॉम द पोल। ऐसा मान लीजिए कि आप इसी शीट को इसके क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे आप मूव करा रहे हैं, ठीक है, वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या कहते हो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। और ये क्या है, ये कंडक्टिंग प्लेट है। तो आप देखिए यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ पे अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है तो कंफर्म है कि देखिए यहाँ पे अपने टॉपिक पढ़ा होगा कि अगर हम भाई, क्योंकि ये पोल के पास रखा हुआ है तो कंफर्म है ये मैग्नेटिक फील्ड में इसको मानते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कोई भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें हम किसी भी रॉड को अगर हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको मूव कराते हैं, है ना, तो इस पर क्या होता है कि ईएमएफ जनरेट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आता है, तो यहाँ पे एक ईएमएफ कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे कहा जा सकता है कि अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है तो कंडक्टिंग प्लेट में होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे अगर इसको यूनिफॉर्मली मूव कराएंगे तो पक्का इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे फिर से इसको अगेन एक हमको फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इसको होल्ड करना पड़े, सॉरी हाँ बिल्कुल। तो यानी कह रहा है कि मूव द स्टील शीट अवे फ्रॉम द पोल, तो यानी कि सिंपल से कह सकते हैं कि पहले वाले मैग्नेटिक की बात हो रही थी,
तो आप जानते हैं मैग्नेटिक और वो खुद है, तो यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा होल्ड करने के लिए। दूसरा कह रहा है कि कंडक्टिंग है, तो ये कंडक्टिंग होने की वजह से दैट मीन्स क्या, ये कंडक्ट करेगा, यानी क्योंकि अगर इसको मूव कराएंगे तो पक्का इसके अंदर की जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या होंगे, देखिए मूव करेंगे, और मूव करने से कहीं ना कहीं एमएफ जनरेट होता है। सारी चीज़ आप जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आता है, तो इंड्यूस करंट फ्लो करती है, सारी बातें। तो इसका मतलब यहाँ पे कि हमारा ऑप्शन नंबर ये भी क्या है, ये सी पार्ट भी सही है। और जबकि दूसरा क्या कह रहा है कि ये नॉन कंडक्टिंग है या फिर नॉन पोलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिर हमारा रॉन्ग हो जाएगा कि अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें हमारा क्या होगा, कहीं पे भी कोई ईएमएफ जनरेटर यहाँ पे नहीं हो रहा है, और यहाँ पे हमको फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो इसलिए हमारा देखा जाए तो जो राइट होगा वो होगा ए और सी। तो यहाँ पे ए और सी का मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 2, ये वाला हमारा पार्ट क्या होगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा जो दिया है 43, ये कैपेसिटर पे बेस्ड है, जो कि आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें कह रहा है कि इफ द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव्ड क्लोजर टू ईच अदर। अब देखिए इसमें को समझिए, पहले मान लेते हैं हमारे पास कैपेसिटर है अपना पैरेलल प्लेट, और इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे किसी बैटरी से हमने इसको लगाया हुआ है, सेल से लगाया हुआ है। तो पहले आप जानते हैं कि बेसिकली हम लोग कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डी मानते हैं, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो हम ए मानते हैं। और मान लेते हैं जो बैटरी है अपना ये 20 वोल्ट की बैटरी है। तो इसकी तो कैपेसिटी याद रखिए कि जैसे आप बैटरी से यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होता है, चार्ज यहाँ पे स्टोर होने लगता है ना? तो यहाँ पे चार्ज स्टोर होने लगता है, और जितना ज़्यादा यहाँ पे चार्ज स्टोर होगा तो सिंपल सी बात है क्या होगा, उतना हम मानते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल राइज करता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि इसे कैपेसिटी की फिक्स होती है। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि सी बराबर क्या होता है, एफ सी एल नॉट ए अपॉन डी होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि हम नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो हमारे पास प्लेटें होती हैं यहाँ पे अगर हम सेल से लगाते हैं तो यहाँ से चार्ज देखिए क्या होता है, लगातार प्लेटों में जाके स्टोर होता है। और जब इसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तो हमारा चार्ज क्या होता है, आगे स्टोर होना बंद कर देता है, कि वहीं से स्टॉप हो जाता है, चार्ज बढ़ता ही नहीं है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हुआ क्या, इसमें कह रहा है कि हमने कैपेसिटर की प्लेटों को क्या किया है, क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास में लेके आ रहे हैं, यानी कि हम जो डी है ना इसको हम लोग कम कर रहे हैं। अगर देखिए हम लोग डी कम करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो बातें आएंगी। पहला तो ये होगा कि सी हमारा बढ़ेगा, यानी कि जो कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटी पहले से बढ़ेगी। अगर किसी की कैपेसिटी बढ़ रही कन्फर्म है कि हम उसमें ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटी कम अगर है तो उसके अंदर हम कम चार्ज स्टोर करेंगे। तो एक तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान देना है कि जो हमारा डी है इसको कम करने से हमारा सी बढ़ेगा, कैपेसिटी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर कैपेसिटी इसकी बढ़ रही है तो ये कहा जा सकता है कि हमारा जो क्यू होगा ना ये भी धीरे धीरे क्या होगा, हमारा ज़्यादा इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। अब आइए इसको हम अगर समझ चुके हैं, ज़्यादा अगर हम इसमें चार्ज स्टोर करेंगे पक्की बात है हमारी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा इसके अंदर अपने आप आ जाएगी। तो जिस चीज़ में आप ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को स्टोर करेंगे तो इसके अंदर एनर्जी क्या होगी, आपको ज़्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़्यादा वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने अगर ए पार्ट हम देखेंगे तो कह रहा है कि द चार्ज स्टोर इन इट इंक्रीजेस, है ना। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको ये समझाया कि जैसे जैसे हम यहाँ पे सी सॉरी डी को कम करेंगे सी हमारा इंक्रीज होगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द चार्ज स्टोर इन इट इंक्रीजेस, यानी कि आपका राइट हो जाएगा। दूसरा कह रहा था एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस, जो कि गलत है। मैंने कहा चार्ज अगर ज़्यादा स्टोर होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा स्टोर होगी। तो यहाँ पे आपका ये बी पार्ट तो गलत हो गया। अगला कह रहा है इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, सही है कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगला कह रहा है ये होने के बाद फिर नेक्स्ट कह रहा है कि द रेशियो ऑफ चार्ज, यानी क्या क्या आपसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, जबकि आप जानते हैं कि क्यू अपॉन वी तो सी के बराबर होता है ना। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर ये कांस्टेंट है तो पक्का सी इसके हिसाब से तो सी भी कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि आप जान रहे हैं कि सी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि हमारी ये रॉन्ग है, यानी कि हमारा डी आपका गलत हो जाएगा। जबकि अगला कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस। तो देखिए चार्ज और पोटेंशियल का जो हमारा प्रोडक्ट होकर इंक्रीजेस, बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपको पता होगा एनर्जी के दो तीन फॉर्मूले होते हैं, एक होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है ना। उसी तरीके से एक होता है हाफ क्यू इंटू वी। तो अगर आप जानते हैं यहाँ पे हाफ को अगर छोड़ भी दे तो ये देखिए प्रोडक्ट हमारा है, यही क्या है, एक तरीके का एनर्जी है, यू। तो आप जानते हैं कि एनर्जी हमारा अगर इंक्रीज हो रहा है तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि Q और V का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो ई पार्ट है वो भी क्या होगा, वो राइट हो जाएगा। तो हमारे देखिए तीन यहाँ पे राइट है, ए सी और ई हमारे करेक्ट हैं, जबकि बी और डी हमारे क्या है, वो रॉन्ग है। तो आइए ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा हमारा परफेक्ट है जो मैच करेगा। तो ए सी और ई हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में हमारा क्या है, ए सी और ई हमारा आ रहा है। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ना ये राइट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या है हमारे गलत हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि हाँ, इस क्वेश्चन को हमें कैसे यहाँ पे लगाना है।
अब भाई इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद क्या हो रहा है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि द टू हीटर्स ए एंड बी हैव पावर रेटिंग 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट रिस्पेक्टिवली। दोज टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल टू ए फिक्स्ड पावर सोर्स। तब कह रहा है बताइए द रेशियो पावर आउटपुट ऑफ दीज टू केसेस इज। मतलब कहने का है कि देखिए अपने पास दो हीटर है, पहले की जो पावर है P1 वो आपको दिया है 1 किलोवाट की, जो सेकंड हमारी पावर है यानी कि P2 वो आपको दे दिया है इसने 2 किलोवाट की। अब पहले देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि इसको हमें सीरीज में लगाना है। तब देखते हैं हमारी जो पावर है, सपोज को P हम डैश मान लेते हैं, और उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको लगाना है पैरेलल में। और पैरेलल में भी आपको इसका रिजल्ट निकालना है, तो मान लेते हैं P डबल डैश। जब दोनों निकाल लेंगे आप P डैश और P डबल डैश, तो कह रहे हैं इनका बताइए रेशियो कितना आएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं, ये ओरली क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं कि दो हमारे पास हीटर है, एक हमारे पास है 1 किलोवाट का, दूसरा हमारे पास है 2 किलोवाट का। आप जानते हैं हमारे घरों में जो भी कनेक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। हर चीज का अपना एक पावर होता है कि हाँ भाई हमारा बल्ब कितने वॉट का है, 20 वॉट का है कि 12 वॉट का है, उसी तरीके से फैन कितने वॉट का है। तो आप जानते हैं कि जो भी हमारा महीने के बाद जो भी बिल आता है, इन सभी पावर को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। जब अगर पर डे का आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर डे कितना यूज हुआ, तो आप देखिए जितने भी चीज आप चला रहे हो हर एक की जो पावर होती है ना उसको सिंपल से हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमेशा रखिएगा कि घर का कोई कनेक्शन हमारा पैरेलल होता है तो हम चीज़ों को सिंपल से ऐड कर लेते हैं। तो यानी कि जो भी हम पावर निकालते हैं किसी का, तो पैरेलल केस में तो हम एज इट इज डायरेक्टली हम ऐड कर देते हैं। जबकि हमारा जो सीरीज है तो उसको फिर वही होगा कि 1 अपॉन से हम ऐड करेंगे, 1 अपॉन P बराबर 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 समथिंग। अगर दो हैं हमारे पास ऑलरेडी डिवाइसेस, तो यानी कि सीधे निकाल सकते हैं। तो जो देखिए P डैश हमको निकालना है वो आपको सीधे निकालना है P1 P2 बाय P1 प्लस P2। जैसे आप निकालते हैं ना रेजिस्टेंस का, R1 R2 R1 प्लस R2, पैरेलल केस में ऐसे यहाँ पे भी है। बस यहाँ ध्यान देना कि सीरीज में हमको इस बार ऐसा करना है कि P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। देखिए P1 P2 मतलब कि 2 × 1 आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, जबकि 2 + 1 क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो आपका ये क्या आएगा 2/3 किलोवाट हमारा निकल के आ जाएगा। जबकि अगर हम पैरेलल निकालेंगे, आप जानते हैं पैरेलल तो सीधे सीधे में ऐड करना होता है, जितने भी डिवाइसेस हैं सबके में पावर आपस में ऐड कर देनी होती है। यानी कि 1 + 2 कितना आ गया, देखिए 1 किलोवाट, और प्लस अगर बात करेंगे 2 किलोवाट, तो ये मिलके बन जाएगा आपका 3 किलोवाट। ठीक है, देखिए तो इस तरीके से आपने दोनों निकाल लिया सीरीज और पैरेलल। अब आपको उनका रेशियो निकालना है, यानी कि P डैश अपॉन में P डबल डैश। तो यहाँ पे देखिए 2/3 अपॉन में 3, अभी 3 आपके नीचे आ जाएगा, तो कुल मिला के हो जाएगा 2/9 आ जाएगा। तो हमारा जो P डैश बाय P डबल डैश होगा वो आपका आएगा 2/9। तो ये हमारा ऑप्शन आना चाहिए। तो हमारा देखिए ऑप्शन क्या आएगा 2/9, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये हमारा 2, हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा जो 44 क्वेश्चन है उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द मास ऑफ द बॉब इन ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड टू थ्राइस। उसका कह रहा है इट्स ओरिजिनल मास एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/2 टाइम्स इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ x इज। आप पहले तो समझिए कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड का देखिए फॉर्मूला होता है क्या है, तो आप जानते हैं कि t इक्वल टू होता है 2 पाई, उसका √L/g होता है। अब पहली बात तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो मास से तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में मास का देखिए कोई रोल ही नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि 2 पाई हमारा कांस्टेंट है, जी भी हमारा क्या है, अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे है हम लोग तो जी उस समय हमारा क्या है कांस्टेंट रहेगा। अगर लोकेशन हम पहली बार में अलग है, सेकंड टाइम पे अलग है, तो थोड़ा सा जी में फर्क आ सकता है, बट यहाँ पे एक्चुअली ऐसा करना नहीं है अपने को। तो ये मान लीजिए कि 2 पाई और जी हमारे क्या पूरी तरीके से कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे एक रिलेशन क्या बना हमारा, देखिए रिलेशन बना कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। तो इसे देखिए फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपका फॉर्मूला बनेगा कि T1/T2 इज इक्वल टू √L1/L2। ये देखिए फॉर्मूला बन जाएगा। कहाँ से आया ये, तो आप जानते हैं कि इसी फॉर्मूले सॉरी इसी रिलेशन से हमने इसको ड्राइव किया। अब क्योंकि मास को कह रहा है कि पहले जो मास है उसका थ्राइस कर दिया, तो मास में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, इट्स लेंथ इज मेड हाफ। ठीक है, टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब जो पहले लेंथ रही होगी उसका हमें आधा कर देना है, यानी हाफ कर देना है। सिंपल सी बात है। आप देखिए यहाँ पे अगर हम पहले L1 लेंथ मान के चल रहे थे, तो L1 को तो ऐसे ही रखिए, कॉपी कर दीजिए L1। जो L2 का देखिए, L2 कह रहा है कि पहले जो था उसका आधा कर दो, यानी कि L2 को हम लिख सकते हैं L1/2 लिख सकते हैं, कि पहले इससे हमने हाफ किया। अब इधर देखिए T1 है, इधर आपका T2 है। देखिए L1 से L1 क्या होगा, कैंसिल होगा, देखिए 2 आपको ऊपर चला जाएगा। अगर ये 2 आपको ऊपर चला गया तो ये आपका आएगा √2 इधर आ जाएगा। इधर देखिए क्या बचेगा, T1/T2 बचेगा। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है T2 की वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे T2 की वैल्यू, तो देखिए क्या आएगा, T2 को आप इधर लेके जाइए और √2 को इधर लेके आइए इसके नीचे।
तो T2 बराबर क्या आएगा, T1/√2 आ जाएगा। देखिए हम यहाँ से करके छोड़ सकते हैं, बट हमको एक्चुअल में करना क्या है, यहाँ पे इस फॉर्मेट में लेके आना, x/2 के फॉर्मेट में, यानी नीचे 2 आना चाहिए। अगर नीचे 2 आना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, नीचे √2 का मल्टीप्लाई और ऊपर भी √2 का मल्टीप्लाई हमको करना चाहिए। तो इससे होगा ये कि ऊपर आपका हो जाएगा √2 T1 आ जाएगा, और अपॉन में देखिए क्या आएगा, वो √2 इंटू √2 2 आ जाएगा। तो देखिए अब ये क्या है, T1 तो आपका है ओरिजिनल टाइम पीरियड जो कि पहले था, है ना, यहाँ पे लिखा है। अब T2 क्या है, T2 है आपका फाइनल यानी कि अभी का। तो आप देखिए क्या हुआ, हमारा जो फाइनल टाइम पीरियड आ रहा है वो क्या है, इनिशियल टाइम पीरियड कितना है, देखिए √2.2 टाइम्स है। अब जरा इसको मैच करिए, मतलब ये हमारा देखिए, ये हमारा ये जो T1 है इसके आगे ये टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप कॉपी कर लीजिए, देखिए यहाँ पे एक्स सॉरी नीचे यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, नीचे यहाँ पे भी देखिए 2 आ रहा है। तो पक्का एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू हमारी √2 के बराबर आ जाएगी, यानी जो ऊपर दिया है ये हमारा एक्स की वैल्यू देखिए √2 के बराबर ही आ जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो √2 वाला होगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, देखिए ये क्या होगा, ये राइट हो जाएगा कि हमारा जो भी आ रहा है एक्स की वैल्यू आएगी वो आपकी √2 आ जाएगी। तो आई होप आपको इस बात क्लियर हो गई होगी कि हाँ इसको कैसे हमें समझना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है। इसमें देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि एन आयरन बार ऑफ लेंथ एल हैज मैग्नेटिक मोमेंट एम। पहले इतनी बात को हम लोग अच्छे से पहले समझ लेते हैं, और जो हमको यहाँ पे करना है पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई आयरन की रॉड है, मान लेते हैं हमारी आयरन की एक रॉड है, ठीक है। तो कह रहा है इसकी जो लेंथ है वो है एल, मान लेते हैं इसकी लेंथ हमारी एल है। अब इसकी अगर लेंथ एल है तो इसके अलावा हम ये मान लेते हैं इसके जो कॉर्नर्स है ना, इसका हम मान लेते हैं कि जो भी पोल स्ट्रेंथ वो एम मान लेते हैं फिलहाल अभी। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैपिटल एम है, यानी कि देखिए आपको इस बार का मैग्नेटिक मोमेंट दिया एम। तो अपन लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालते कैसे, तो एम बराबर जो आपकी आप पोल स्ट्रेंथ लेते हैं ना कॉर्नर पे, उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपका स्मॉल एम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा एल जो इसकी लेंथ है। तो कुल मिला के हमको ये पता कि स्टार्टिंग के केस में हमारा जो एम है उसका ये फॉर्मूला बनेगा कि जो हमको एम दिया है कैपिटल एम बराबर में स्मॉल एम इंटू एल। एल क्या है, टोटल लेंथ है, और आपको जो एम क्या है वो पोल स्ट्रेंथ है। तो जब तक वही हमारी रॉड रहती है, इसको मोड़ने से या कुछ भी करने से स्मॉल एम हमारा चेंज नहीं होता, वो तो पोल की स्ट्रेंथ है। अब देख क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज बेंड एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ, है ना। अब क्या करना है, इसको मिड से यानी कि इसकी जो लेंथ है ना इसके मिड से इसको मोड़ना है। ऐसा मान लो कि मोड़ने का मतलब ये कि इसी को हमको इसको है ऐसे मोड़ देना है, बीच से इसको जस्ट इसको हल्का सा बेंड कर देना। कैसे बेंड करना है, कह रहा है कि सच दैट द टू आर्म्स मेक एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर। ऐसा मान लीजिए कि आपका ये पहला जो था फुल इसको आधा बनने बनाया, और इसी को क्या किया इधर देखिए ये ऐसे ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे मोड़ दिया गया। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि ये आपस में कितना एंगल बना रहा है, देखिए 60 बना रहा है ना। अब ये चीज आपसे ध्यान देना कि अब भाई पहले जो इसकी टोटल लेंथ थी तो एल थी, अभी कह रहे हैं इसको मिडिल से यानी कि मिड से तोड़ना, तो पक्का ये आपकी लेंथ क्या हो रही होगी, ये आपकी L/2 हो गई होगी। ये भी देखिए हमारी लेंथ क्या हो गई होगी, आप हमारी L/2 हमारी लेंथ हो गई होगी, है ना। और लेकिन पोल की स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, यानी कि इसके किनारे पे देखिए स्मॉल एम था, इसके भी किनारे पे स्मॉल एम था, तो देखिए वो अभी भी यही रहेगा, यहाँ पे स्मॉल एम और यहाँ पे भी स्मॉल एम। तो पहले तो आप ये ध्यान दो कि यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे देखिए पहले तो सिंगल रॉड थी, अभी भी देखिए सिंगल है, बट इसको क्योंकि दो पार्ट में तोड़ दिया हम लोगों ने, इसलिए यहाँ पे इसको अलग अलग निकालना पड़ेगा। यानी कि इसको नीचे लिख दिया वही मैं वन मान लेता हूँ, ऊपर वाले को मैं सेकेंड पार्ट मान लेता हूँ। तो देखिए अगर मैं पूछूं M1 कैसे निकालेंगे आप, तो M1 का मतलब क्या होता है, वही पोल स्ट्रेंथ एम लिख लेंगे, और लेंथ क्या है इस बार देखिए L/2 आएगी, L/2। तो कुल मिला के ये पता चल गया कि जो M1 है ना, तो ML का मतलब क्या था, देखिए कैपिटल एम है तो यानी कैपिटल M/2 हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो देखिए M1 आ रहा है वो क्या आ रहा है, M1 का मतलब समझ रहे हैं, ये एक फिर आधी में डाउट की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ये अभी आप ध्यान से अच्छे से देख लो आप, मैं हाफ ही रॉड की में बात हो रही है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये आपका आ रहा है कि पोल स्ट्रेंथ तो स्मॉल एम है और लेंथ इसकी क्या होगी L/2 हो गई, ठीक है। तो हमारा जो M1 आएगा वो M/2 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर बात करें M2 देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए M2 भी आप वही निकालेंगे कि पोल स्ट्रेंथ आपकी M है, और जो आपका लेंथ वो देखिए आपका L/2 आ गया। तो यानी कि कह सकते हैं M2 भी हम यहाँ पे मानेंगे कि कैपिटल M/2 आ गया। तो ये तो बात आ गई कि हाँ दोनों रॉड के जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपके M/2 हो गया। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे बोला था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यू मैग्नेट, मतलब पूरे सिस्टम का हमको निकालना है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ। अब बात यहाँ रही कि हमारे पास पहले तो सिंगल हमारे पास M था, लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसे बनी कि दो दो हमारे पास M1 और M2 आ चुके हैं। हाँ भले इनकी वैल्यू बराबर है,
इसके अलावा एक चीज ध्यान ये देनी है कि इनके बीच में देखिए एंगल बन रहा है। अब आधे बच्चे क्या सोचेंगे, एंगल 60 डिग्री बन रहा है। यही आपको चीजें समझनी आनी चाहिए कि यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा एंगल हमें लेना है क्या एक्चुअल में। जैसे देखिए पहले स्टार्टिंग में मान लीजिए हमारे पास जो सिंगल रॉड थी ना, तो ये अगर एज ए मैग्नेट की तरह ये वर्क कर रही, तो आप समझ जाइए कि एक तरफ हमारा क्या होगा, सपोज एक तरफ साउथ पोल होगा, तो एक तरफ क्या होगा देखिए नॉर्थ पोल होगा, है ना। तो ऐसे मैंने क्या किया, इसको अगर मिड से मैंने मोड़ा तो पक्का है अभी भी इधर क्या होगा, देखिए साउथ पोल इधर होगा, और देखिए नॉर्थ पोल क्या होगा, ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ आपका साउथ पोल हुआ, एक तरफ आपका नॉर्थ पोल हुआ। अब अगर हम इसको नीचे वाले को पहला मैग्नेट मान के चले तो कि इधर साउथ है पक्का इधर आपके नॉर्थ हो जाएगा। ऐसे हम अगर दूसरा हमारा मैग्नेट ये लिखा है तो इधर अगर नॉर्थ है पक्का इधर क्या हो जाएगा, साउथ मान के चलेंगे इसके लिए। तो हमको जानते हैं कि मैग्नेटिक जो मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो देखिए क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। यानी कि अगर देखें पहले वाले मैग्नेट की डायरेक्शन इधर है, ये देखिए M1 डायरेक्शन है, और जो दूसरा वाला मैग्नेट है वो देखिए साउथ टू नॉर्थ यानी कि इधर है, देखिए इधर ये। तो कुल मिला के हम देखें अगर इनके पीछे देखिए एंगल कितना बन रहा है, देखिए आपको एंगल बन रहा है 120 का बन रहा है। ठीक है, ये आपको 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे लेके चलना है। तो अब आप ये इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लें कि हमारा जो भाई नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि एम हम जो नेट निकालेंगे वो एक्चुअल में क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है बेसिकली, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर और प्लस 2 M1 M2 और कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा क्या है 120 डिग्री है, तो यहाँ पे 120 डिग्री में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे क्योंकि M1 और M2 आपस में क्या है, सेम है, बराबर है, तो इसलिए इसको हम M1 मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, पहला हो जाएगा M1 स्क्वायर अगेन प्लस M1 स्क्वायर, यहाँ प्लस 2 M1 स्क्वायर, और कॉस देखिए 60 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2। तो यहाँ पे 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस आपका ये आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि √M1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस M1 स्क्वायर, देखिए माइनस का M1 स्क्वायर। अब इसको उड़ा दीजिए आप, तो यानी कि देखिए रूट के अंदर क्या बचेगा, M1 स्क्वायर। अब M1 स्क्वायर और रूट के अंदर सॉरी बाहर रूट है, तो ये पक्का बाहर क्या है, M1 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो पूरा सिस्टम बना वो देखिए हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर आएगा, वो M1 के बराबर आएगा। आप देखिए M1 की वैल्यू देखिए अब क्या है, तो M1 की वैल्यू हमारी है M/2। तो यही हमारा फिर आंसर हो जाएगा फाइनली, कि जो हमारा M1 आएगा वो आ जाएगा, सॉरी M हमारा जो नेट आएगा पूरे सिस्टम का मैग्नेट का, वो आ जाएगा M/2। ठीक है, ये हमारा देखिए राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको ये सोच के नहीं चलना कि नहीं भाई हमने आधे पार्ट का निकाल लिया M/2 आ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं, आपको दोनों पार्ट का निकालिए, फिर एंगल आपको पहचानना है कि भाई हमको 60 अगर लेके चलेंगे तो पक्का आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 60 लेके नहीं चलना है, यहाँ पे आपको लेके चलना है 120। कैसे आए, क्योंकि आपको पता है कि एम की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। तो आप इस तरीके से देख लो साउथ हमारा कौन सा है, किस तरफ होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो M/2 देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारा ये है सेकंड। सेकंड हमारा जो M/2 है ये क्या होगा, ये पूरी तरीके से हमारा राइट हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पूरा थ्योरी का क्वेश्चन है। केवल यहाँ पे ये चीज़ों को समझना है आपको क्या दिया है। यहाँ पे कह रहा था प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज दैट। पहला कह रहा है कि दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये तो होती है भाई, आपको पता है कि हमारी जो लाइट होती है ये ट्रांसफर इन नेचर की होती है, जो हमारी लाइट होती है। उसके बाद कह रहा है द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी होती है, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है, वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की भी डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 ये भी राइट हो जाएगा। और तीसरा आप जानते हैं कि हमारी जो EMF होती है वो लाइट की स्पीड से चलती है, और आप जानते हैं सी बराबर आपका होता है 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट। पक्का ये हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये भी क्या है, वो राइट होता है। और चौथे में क्या दिया है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये देखिए गलत है, आप जानते हैं कि जो हमारी EMF होती है वो क्या होता है, वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से जनरेट की जाती है, यानी कि जिनकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती रहती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे यही चीज गलत किया है, ये जो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि विच इज नॉट, यानी कि आपको मतलब सही क्या है, सही का मतलब कि कौन सा है जो मैच नहीं कर रहा है, तो यानी कि हमारा ये चौथा गलत है ये। तो ये हमारा आंसर होगा कि सर ये हमारा क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है। वो तो मैंने ये बताया कि हाँ ये सब सही है, बट ये आपके ऑप्शन नहीं है। देखिए आपका ऑप्शन है ये फोर्थ, कि ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपको फोर्थ यहाँ पे टिक लगा के आना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हमको दिया है, ए फोर्स इज डिफाइंड बाय F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम टी। कर द फैक्टर विच इज डायमेंशन लेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट इज। सिंपल सी बात है, देखिए आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने लगाए हुए हैं यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट पे, कि भाई हमको
एफ की एक इक्वेशन दिया है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। आप जानते हैं अगर डायमेंशन की बात करें तो जो डायमेंशन हमारी एफ की होती है वही आपकी बीटा टी की होनी चाहिए, वही आपकी अल्फा टी स्क्वायर की भी होनी चाहिए। तो यहाँ से पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो आप देखिए अल्फा सॉरी अगर बीटा का मैं डायमेंशन निकालूं तो आप जानते हैं कि बीटा डायमेंशन कैसे होगा। देखिए बीटा का मतलब है कि एफ अपॉन टी। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस का 2 अपॉन टी। तो कुल मिला के हमारा जो बीटा का डायमेंशन आएगा वो आएगा एम एल टी माइनस का 3 आ जाएगा, है ना। अ, ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो बीटा आएगा एम एल टी माइनस का 3 आ जाएगा। उसी तरीके से अल्फा का निकालेंगे तो अल्फा कैसे निकालेंगे, देखिए अल्फा का डायमेंशन आपका हो जाएगा फोर्स अपॉन टी स्क्वायर। तो कन्फर्म है यहाँ पे एम एल टी की पावर माइनस का 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले आप अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकाल लो कि हाँ अल्फा और बीटा का डायमेंशन क्या है। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताओ अगर अल्फा और बीटा कांस्टेंट है इनका हम डायमेंशन निकाल चुके हैं, कह रहा है द फैक्टर विच इज डायमेंशन लेस, कौन सा फैक्टर है जो कि डायमेंशन लेस यहाँ पे होगा। अब देखिए अगर हम बात करें कि पहला जो ऑप्शन दिया है उसमें बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा दिया, तो बीटा आप जानते हैं ये दिया है एम एल टी माइनस 3 है, अगर इसमें टी का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 बचेगा और नीचे माइनस का 4 यानी कि तो गलत हो गया आपका। इधर आ जाइए सेकंड में, देखिए अल्फा टी है तो अल्फा टी का देखिए अल्फा मतलब एम एल टी माइनस 4 और टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एम एल टी माइनस 3 आ जाएगा और नीचे भी देखिए क्या है एम एल टी माइनस 3, यानी ये एकदम सही हो जाएगा कि देखिए जो ऊपर के डायमेंशन है वही आपके नीचे के डायमेंशन हो जाएंगे। इसमें अगर आएंगे तो देखिए हमारा क्या होगा, ये तो बहुत निगेटिव बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा है माइनस का 4, बीटा है माइनस का 3 और ये है प्लस का टी, तो आपका हो जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, जबकि अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करें ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नहीं, हमारा जो राइट ऑप्शन है सिंपल सा अल्फा टी बाय बीटा आपको आ जाएगा, है ना। अल्फा टी का मतलब कितना डायमेंशन आएगा, एम एल टी माइनस 3 और नीचे बीटा का भी कितना एम एल टी माइनस का 3, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि डायमेंशन लेस। तो इस तरीके से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो आपको ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी थ्रू ए रजिस्टर, इफ I इज द करंट इन द सर्किट देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स देयर इज नो करंट। सिंपल सा आप देखिए ये भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। देखिए आपकी जैसे मान लीजिए आपका एक कैपेसिटर है और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स को आपने यूज किया है और यहाँ से ज्वाइन कर दिया है। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा था भाई, यहाँ पे आप जानते हैं बैटरी तो पक्का यहाँ से चार्जेस हमारे फ्लो करेंगे, यहाँ से चार्जेस फ्लो करेंगे और जो कि यहाँ पे धीरे धीरे क्या होंगे ये कलेक्ट होंगे। अभी किसको देखिए अट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे और प्लस वाला फिर क्या होगा वापस यहाँ से घूम के इधर आएगा और ऐसे करके इधर आएगा वापस फ्लो करता रहेगा। तो आपको ये पता है कि भाई ये हमारे क्या है, ये देखिए ये सब हमारे क्या है कनेक्टिंग वायर्स, और कनेक्टिंग वायर्स में जो हमारी करंट फ्लो करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल से हम करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। बट बात यहाँ ये आ रही है कि जो जो हमारे कैपेसिटर्स के अंदर कैसे हमारा क्या हो रहा है, क्या करंट फ्लो ही नहीं कर रही है। बट ऐसा नहीं है, अगर करंट फ्लो नहीं कर रही होती तो जो हमारा चार्ज है एटलीस्ट ये कहीं ना कहीं इधर से फिर ये मूव करके वापस नहीं आता। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है इसके अंदर जो करंट होती है वो कौन सी होती है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। ठीक है, ये कौन सी करंट होती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। और बिल्कुल ये करंट हमारी किसके बराबर होती है, जो हमारी कंडक्टिंग करंट है ना जो हमारा वायर्स में फ्लो करे उसके बराबर होती है। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, वो फिर आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट यानी कि मैं वीडियो लेके आऊंगा तो आपको एक एक चीज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कह रहा है कि देयर इज नो करंट, जो कि गलत है भाई। क्या डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज आई, बिल्कुल ये आपको एकदम राइट है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो बिल्कुल पूरी तरीके से इक्वल है आई के और दोनों सेम डायरेक्शन फ्लो कर रहे हैं, ये भी आपको पता है। यहाँ पे बैटरी में प्लस से माइनस की तरफ और भी आपका देखिए प्लस से माइनस की तरफ फ्लो हो रही है। जबकि दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल तो है बट अपोजिट डायरेक्शन है, ये कि गलत है, यानी कि आपका थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि यहाँ पे ग्रेटर देन बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट को, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इन्हें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर देखिए 2 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा कि हमारा कैपेसिटर के अंदर जो है वो करंट कौन सी, वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। और हाँ बिल्कुल दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है और दोनों सेम डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं। अब भाई इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन हमारा और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं क्या है। देखिए कह रहा था फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टीवी कर्व ऑफ एन आइडियल गैस वेयर टी इज द टेम्परेचर एंड वी इज द वॉल्यूम। फिर कह रहा है एज थ्री प्रेशर्स P1 P2 एंड P3 कंपेयर्ड विद दोज ऑफ चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंटेड एट डॉटेड लाइंस। अब बताइए देन द करेक्ट रिलेशन इज। यहाँ पे देखिए कभी भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको दो पैरामीटर्स के बीच में आपको दिया रहता है ग्राफ, और तीसरा चीज यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पूछा जाता है, सिंपल सा यहाँ पे देखिए क्या है, आप यहाँ पे जो
टी और वी दिया गया है, इसमें या तो आप किसी एक को कांस्टेंट मान लीजिए टी को, या तो आप पी को, सॉरी वी को कांस्टेंट मान लीजिए। तो आइए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर मैं टी को कांस्टेंट मान लूँ, है ना, अगर टी को मैं कांस्टेंट मान लूँ, तो देखिए मैं सपोज यहाँ पे मैं ये मैंने वैल्यू को क्या है, मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, जो भी वैल्यू। तो यहाँ से मैं देखिए क्या होगा, मैंने डॉट लाइन यहाँ आगे तक ड्रॉ किया, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो पहले तो देख लिया मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे टी को कांस्टेंट किया, यानी कोई भी एक वैल्यू को मान लीजिए और इसी को एक पूरी लाइन आगे तक बढ़ा दीजिए। मैंने टी को देख कांस्टेंट माना, अगर टी को मैंने कांस्टेंट माना तो बताइए कौन सा लॉ फॉलो करेगा, तो ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा। अगर टी हमारा कांस्टेंट है, पक्का ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि पी वी प्रोपोर्शनल टू वन कह दो, या ऐसे कह दीजिए कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि P और V में क्या है, उल्टा रिलेशन होता है। ये बात आपको क्लियर हो रही है कि अगर आपको मैं सिंपल से कह दूं P हमारा कांस्टेंट है, तो ऐसे में हमारा जो P होता है प्रेशर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूम के। इससे क्या सीखा, क्या आपने, इससे सीखा कि जिसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा अगर है, पक्का उसका प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम होगा। अब देखिए एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या, अगर इस ग्राफ में मैं यहाँ पे टी की मान लेते, कोई मैंने वैल्यू को फिक्स कर दिया, और यहाँ से मैंने देखिए ग्राफ को आगे बढ़ाया, तो देखिए ये जो आपका ये सबसे ये देखिए इसको P3 यहाँ पे लिखा है, यानी ये ग्राफ नंबर थर्ड है। ये देखिए क्या है, बीच वाला ग्राफ नंबर 2 है, और पहला वाला देखिए क्या है, ग्राफ नंबर 1 है। तो आप देखेंगे जो तीसरा ग्राफ ना, इसका देखिए वॉल्यूम सबसे ज्यादा आ रहा है, देखिए इसको नीचे मिलाते जाइए, देखिए सबसे मैक्सिमम का ग्राफ ये, सॉरी वॉल्यूम यही आ रहा है, और पक्का P2 तुम्हारे बीच में है। और सबसे कम देखिए वॉल्यूम किसका आ रहा है, वो P1 का आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपसे पूछा जाए कि भाई हमारा जो P3 इसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, P2 का तो एवरेज होगा, बीच में होगा, और जो P1 है ना, इसका वॉल्यूम क्या है, सबसे देखिए कम आ रहा है। तो पक्का इसका, यानी कि सॉरी हाँ, वॉल्यूम अगर कम आ रहा है तो इसका उल्टा करिए प्रेशर में। तो इसका मतलब कि हमारा जो ये ग्राफ है ना पहला वाला, इसका वॉल्यूम सबसे कम है, तो पक्का इसका प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ग्रेडिंग सबसे ज्यादा ग्रेटर देन इसका होगा। पक्का बीच में आपका P2 होगा। और देखिए इसकी बात क्या है कि हमारा जो P3 है, इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, तो इसका पक्का प्रेशर क्या होगा, सबसे कम होगा, यानी कि सबसे पीछे कौन छूट जाएगा, आपका P3 छूट जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे हमारे P1 P2 और P3 में क्या होगा, ये आपका रिलेशन यहाँ पे मैच करेगा। अब आप देख लीजिए हमारा कौन सा ऑप्शन है, जैसे P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 है, तो आपको देखेंगे ऑप्शन नंबर 4, ये देखिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये क्या होगा, ये आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें कि हमारा जो भी यहाँ पे पूरा नीट का पेपर था फिजिक्स का, वो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए पूरा मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, ताकि अब आपका जो भी एग्जाम हुआ, अभी देखिए रिजल्ट तो भी आया नहीं है, आंसर की भी देखिए ऑफिशियली आंसर किया नहीं, ऑफिशियल भी आया कि नहीं आया, देख लीजिए भी। उसके अलावा क्या है कि ऐसे तो आपको पता है कि बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आंसर की भी आपको मिल जाएगा, प्लस इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। बट मैंने भी आपको उसी तरीके से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। कई लोग क्या है कि कैलकुलेशन को स्किप कर देते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को कई बार पढ़ाया या फिर स्किप कर दिया। मैंने आपको एक एक कैलकुलेशन को आपके सामने करके दिखाया है, प्लस उसके बाद किसी का आंसर क्या है, कितना आएगा, वो भी मैंने आपको बताया। फिर भी हो सकता है एक आध क्वेश्चन में मे बी 1 से 50 तक मैंने आपको समझाया, एक या दो क्वेश्चन में अगर कहीं ऐसा हो सकता है कि जिसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हुआ हो जो मिसमैच हुआ हो, या आपको समझ में कम आया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बिल्कुल बता दीजिए, ताकि मैं इसको डाउट्स में उसको मैं ले लूँगा और उसको मैं अच्छे से आपको सिखा दूँगा। बाकी अगर ओवरऑल आपको 1 से लेके 50 तक सारे क्वेश्चंस अगर क्लियर हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। और फिर मिलते हैं इसके बाद अगले हम वीडियो में। अब इसमें अगले वीडियो में देखिए हमारे चैनल में आपको जेई से रिलेटेड, जेई मेन से हमारा जो चैनल है इसमें, और जेई एडवांस के सारे आपको टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगी, प्लस थ्योरी पोर्शन, यहाँ तक कि आपके जो स्कूल के एग्जाम्स है उसका भी सारा आपको कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो इसलिए आपसे जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।